विरुद्ध अगर कोई भी जाएगा तो वो क्या लिखा था आमिर भाई इसमें, वर्स में? जी जी, वो कि उसमें जो, न सुखम न पराम गतिम, हाँ न जी अब जी जी, हाँ न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जी। अभी बताइए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक आदमी अगर अल्लाह को पूछता है या फिर जीसस को पूछता है तो क्या करते हैं आप? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे आप या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे आप? अकॉर्डिंग सपोर्ट टू, अकॉर्डिंग टू गीता। सपोर्ट करूंगा मैं। तो गीता को नहीं करेंगे फिर आप? नहीं, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ ना भाई। गीता को ऊपर रखेंगे, गीता को ऊपर रखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखेंगे? मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखूंगा। गीता को नीचे रखेंगे? जी। चलिए, वेरी गुड। ये हुआ, देखिए स्ट्रेट हाँ, सवाल नहीं नहीं, स्ट्रेट जवाब। आप लोगों अब ने सुने, गलत, आप देखिए मुझे अब समझ में सुने 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 सुने, प्राले देखिए, प्राले छोटा प्राले भाई मुझे, आपने कहा, छोटा भाई मैं, आपने कहा, दो बात मेरे सुन लें। छोटा भाई आपने जी कहा, छोटा भाई हूँ आपका। जी देखिए जी, मुझे आज जहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग रिलीजन पे बात कर रहे हैं, गुड। लेकिन आप लोग को जो बेसिक नॉलेज है ना, वो नहीं है। देख, संविधान एक अलग चीज होती है और एक्ट जो कानून होता है वो अलग होता है। पता नहीं आप लोग का बैकग्राउंड क्या है, आई डोंट नो आप लोग लॉ बैकग्राउंड से है कि नहीं है। मैं लॉयर नहीं हूँ, वैसे बता दूं, मैं पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, अभी हम्म। पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग को बेसिक ये नहीं पता है कि एक संविधान अलग चीज होती है और एक एक्ट अलग होता है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट संविधान का पार्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल का जवाब दे दिए आप, ठीक है ना? हो गया वहां पर। आप बोले अच्छा, कि मैं संविधान को चूज करूंगा, गीता को नहीं करूंगा। जी करेक्ट। जी बिल्कुल। क्योंकि कृष्णा क्योंकि कृष्णा क्योंकि एक उसके एक अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। ठीक है। तो आप एक सनातन धर्म को नीचे नीचे रख रहे हैं, कृष्णा को नहीं, नीचे रख रहे हैं, संविधान को ऊपर बिल्कुल रख नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये आपका सोचना है, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, तो आप जो बताइए। जो संविधान है, देखिए, अलग हिंदू मैरिज एक्ट को अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और मुस्लिम मैरिज ओ एक्ट को अलग? यार, मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर अरे रहा हूँ वही गॉड को मिसाल मानने वही की। मिसाल सैम भाई, मैं वही मिसाल दे रहा हूँ आपको कि नहीं, दोनों वो को। देखो, एक एक मिनट, प्रलय प्रलय, मिसाल वही दियो जो मैंने सवाल किया है। सवाल आपके सवाल का ही मिसाल है, आखिर तक सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ। संविधान मानता है इस गीता को, इसीलिए तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग बनाया गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग बनाया गया। अगर नहीं मानना होता है, फिर सिर्फ इसी को स्ट्रिक्टली मानना होता तो एक बना के छोड़ देते, उनको अलग पार्ले अधिकार नहीं थे। पार्ले जी, मेरा सवाल था गॉड के ऊपर। एक आदमी अगर कृष्णा को नहीं मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको हक देता है कि गॉड को मानो, अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, गुरु ग्रंथ साहिब को मानो, जो भी मानते हैं आप मानो, तो आप हम्म। बोलो कि आप गीता को ऊपर रखेंगे, गीता के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप गीता को सही मानेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को सही मानेंगे? आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ। फिर से सुने, 1 मिनट का समय देके फिर से सुने। आप मैरिज एक्ट के ऊपर क्यों आए फिर? अरे एग्जाम्पल दे रहा था भाई साहब। एग्जाम्पल में क्या बोला आपको? एग्जाम्पल वही दो जो मैं सवाल कर रहा हूँ, समझे आप? आप आपके सवाल का एग्जाम्पल है, आप आखिर तक ध्यान से सुनना नहीं नहीं चाह रहे हैं। आप नहीं जवाब नहीं देने के नहीं मूड में नहीं, बैठे हैं, प्रलय इसलिए प्रलय आप समझ प्रलय नहीं नहीं पा रहे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। मैं हैं। ठीक है, आपको आप गॉड के बारे में पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैरिज एक्ट पे जा रहे हैं आप। अरे एक्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल उसी का दो जिसका मैं सवाल कर रहा हूँ, गॉड का एग्जाम्पल ही दो। ठीक है, दे सकते हैं गॉड का एग्जाम्पल? प्राले भाई, जी। पता है क्यों एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं? सैम, मैं आपको क्यों? प्राले भाई थोड़ा फर्क जी। समझाता हूँ क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल मांगी थी, आपने कहा था कोई ऐसी चीज बताएं जो भगवत गीता में हो और कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो या चले उसके दे विरुद्ध दें, हो। ठीक है, मैं तो उससे उसी की बात करने मिसाल को दें, तैयार तो उसी हूँ। की दे मिसाल रहे दी है, हैं, आप अब कह रहे दे हो रहे मैरिज हैं। एक्ट में। अरे नहीं भाई, मैरिज एक्ट में एक एग्जाम, चले आप फिर से सवाल करें, मैं फिर से सुनता हूँ, फिर फिर आंसर से देता करें हूँ। ओ यार, यार। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, प्राले टाइम बहुत हो गया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं लगा तो बात करके आपसे। तीन बार बोल बहुत, चुका हूँ यार, फिर आप बोल रहे हैं कि फिर से बोलो। अगर हो कान सके तो बेच एक कर बार, आए थे क्या यहाँ पर? अगर हो सके तो एक बार फिर से कर दे, नहीं तो मैं लीव कर देता हूँ। कान बेच कर आए थे क्या कहीं पर? आप बेच पाते होंगे, मैं तो नहीं बेच पाता भैया। हाँ, चलो चलिए ठीक, चलिए, फिर दफा ठीक, हुई यहाँ से भी आप चलो प्राले जा भाई, सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ प्राले भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। असल में अच्छा भला बंदा चिढ़ जाता है यार। प्राले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। मगर मसला ये है कि मैं आपकी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एक माँ की शक्ल इख्तियार करती है, एक्ट्स नो प्रॉब्लम अमेंडेबल होते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होते हैं। एक बिल होता है, जब बिल एक्ट की अमेंडमेंट के बाद शक्ल बन जाता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए हम ये चीज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके एक्ट्स, प्रोविजंस या क्लॉजेज आते हैं, जितने भी होते हैं, वो भाई फर्क
नहीं समझ पा रहे कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले, वो मेरे ख्याल से एक्ट और लॉ के, हाँ अच्छा, उस बेचारे के साथ मसला ये हुआ है कि एक्ट और लॉ के दरमियान वो फर्क करना चाह रहा है। लॉ और एक्ट में थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक माँ है, उसकी छतरी के तले एक्ट्स और लॉज और प्रोविजंस एंड क्लॉजेस मुख्तलिफ चीजें आती हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सनल कोड हो, CAA हो, यूनिवर्सल क्या है वो, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, UCC वो हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यही कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान होता है। तो और कोई भी चीज, ये याद रखें, कोई भी एक्ट बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना होता है। प्राले जी कह रहे हैं, वो अभी स्टूडेंट हैं बेचारे, वो कह रहे हैं आपको नहीं पता, अच्छा बीच में पाकिस्तान, ये एक बेचारे ब्रेन वॉश हो चुका हुआ है। वो ये समझ रहा है, ओ भाई पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंडिया का हो, किसी भी दुनिया का हो, लेजिस्लेशन एक ही प्रकार होती है, क्योंकि ये गोरों का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। IPC भी और पाकिस्तान पिनल कोड भी, PPC भी। ठीक है, दो चीजों में फर्क नहीं है। हाँ, हर देश अपने अपने तरीके से एक्ट्स अमेंड करके उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, मगर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। अब वो हमें बता रहा है बेचारा, वो कह तो रहा है कि मैं छोटा भाई हूं, वो हमें बता रहा है कि आपने नहीं पढ़ा जी। इसलिए मैंने कहा मैं हंस सकता हूं उस चीज पे जब आपने ये कहा। तो बहरहाल सैम भाई ने तो एक बात बता दी, यॉर्कर आपसे संभाला नहीं गया प्राले भाई। मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ, कि यॉर्कर आपसे संभाला नहीं गया। वो यॉर्कर जमीन पे लेटकर मुंह पे लिए सोया मेरे भाई, पैर पे नहीं पड़ा उनके। ऐसा ही है, मैं खेलूंगा, बाद में कहता मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे कहता मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। यॉर्कर और किसे कहते हैं? बैट्समैन जिस बॉल को समझ ना पाए और खिल्ली उड़ जाए उसी को यॉर्कर कहते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज थी। इसके अलावा मेरे ख्याल से आर्या समाजी तो कोई आया नहीं। लोगों ने आर्या समाजियों के रूप के अंदर आकर बात करने की कोशिश की कि मैं आर्या समाजी हूं। बाद में आर्या समाजियों से मुकर गए, क्योंकि आर्या समाजियों के जो विचार हैं उनका मुकाबला नहीं हो सकता। वो इतने कठिन हैं, इतने जबरदस्त किस्म के हानिकारक हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या इंडियन सोसाइटी के लिए, कि कोई भी हिंदू आर्या समाजियों के विचार को अपना नहीं सकता। उसका दिमाग भन्न हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मसला ये है। खैर बार कोई, मैं चाह रहा था कि कोई चैंपियन आर्या समाजी आता जो ओन करता, हाँ भाई मैं आर्या समाजी हूँ। यार मैं तो पता क्या सैम भाई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आर्या समाजी आएंगे, वो आकर ऐसे कहेंगे, हाँ ओए आमिर हक, बड़ी तू बड़बड़ कर रहा था, मैं हूं आर्या समाजी, कर बात, क्या उखाड़ना है तूने, आजा। मैं तो इस तरह का कोई आर्या आई, इधर तो भीगी बिल्लियां आ रही हैं। मैं जी में आर्या समाज को मानता हूँ, हाँ स्वामी साहब की अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं नहीं मानता। ये क्या है? ये किस किस्म के आर्या समाजी हैं? हमें तो पता चला था कि आर्या समाजी मार्केट के अंदर आए हैं और बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने शोर डाल दिया है, उन्होंने तमाशा कर, वो तो वेद की जो है ना जनाब स्थापना कर देंगे, सत्यार्थ प्रकाश को पूरे विषय के अंदर, विश्व के अंदर और पूरी जनाब सृष्टि के अंदर उसकी प्रकाश को कोने कोने में फैला देंगे, सत्यार्थ प्रकाश को। यहाँ तो बेड़े गर्क हो गए हैं। तो खैर बहरहाल नहीं आमिर भाई, इसमें आपकी भी मिस्टेक है आमिर भाई, आपको रेट इतना कम नहीं करना था भाई, रेट थोड़ा बढ़ाइए, शायद आए तो आ जाएंगे। 5 रुपए इतनी महंगाई में नहीं परवड़ता आमिर भाई। यार अंग्रेजों के टाइम में तो 2-2 रुपए में मिल जाते थे। अच्छा, स्वामी दयानंद का अंग्रेजों के साथ क्या ताल्लुक था या किस तरह लिंक होते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे कभी। मैं एक बार और लास्ट बार सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए, ठीक है, मैं लिंक करूंगा सिर्फ लास्ट एक बार, ठीक है, और उसके बाद मैं देखूंगा अगर कोई आर्या समाजी आना चाहता है तो उसके साथ बात कर लेंगे, वरना हम क्लोज करेंगे। मुसलमान को हम नहीं ले रहे, किसी भी मुसलमान को हम नहीं ले रहे, या किसी भी नॉन हिंदू को हम नहीं ले रहे। ठीक जी, आर्या समाजी 5 रुपए, 5 रुपए, आखिरी आवाज है कोई? 5 रुपए है कोई आर्या समाजी? 5 रुपए, मुसलमान कोई नहीं लिया जाएगा। 5 रुपए आर्या समाजी, 5 रुपए।
ये गर्मी में ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे हो गया आमिर भाई? हाँ। जितनी जितनी कुटैया चल रही है, ये कोई नहीं आएंगे। एक अनम जी करके, अनम जे करके हमारे साथ आए हैं, देखते हैं अगर ये आर्या समाजी है तो इनके साथ बात करेंगे एंड में, वरना नहीं। जी जी अनम भाई। जी जनाब, मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल आप आ रही है, बिल्कुल। आप अनम भाई आर्या समाजी भाई हैं? मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। नहीं, ब्राह्मण तो आप हैं, आर्या हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप आर्या नहीं हैं तो आप दस्यु हैं, आप राक्षस हैं, आप दुष्ट हैं, आप डाकू हैं, अगर आप आर्या नहीं है तो। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी दयानंद कह रहे हैं। यार ये फिर इको आ रही है, इनसे बात कैसे होगी? हाँ अनम भाई, एको आ रही है आपकी, कुछ डिस्टॉर्शन। इनको मैंने उस दिन भी कहा, हाँ अच्छा ये वही है वो इस्लामिक अवेकनिंग वाले, इनको मैंने उस दिन भी कहा था कि यार आप अगर अपना माइक ठीक नहीं करेंगे अनम भाई, बात नहीं हो सकेगी। देखिए जनाब, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम हूँ, लेकिन इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। मेरे फोन में इको आता रहता है, और इसको ठीक लेकिन करें। आप कोई सवाल करें, और मैं इतना आपसे माफी चाहूंगा, इतना आप मेरे लिए इतनी हेल्प करें कि जब आप बोल दें तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी ठीक है, आप आर्या हैं या नहीं? अब मैं बोल सकता हूँ? आपने पूछा मैं आर्य समाजी हूँ और ब्राह्मण भी कैसे हूँ। देखिए, आर्यावर्त जो था वो भौगोलिक प्रवेश था। मैंने ये आपसे क्या भौगोलिक, पूछा है? मैंने कथा नहीं सुननी, यही मसला है आपने इको का। देखिए, आपने हमसे यही पूछा ना, आप आर्य समाजी हैं? मैं बिल्कुल आर्य उसका समाजी हूँ। आप आर्यावर्त हमारा भौगोलिक हाँ या भौगोलिक ना में जवाब देना है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, इसीलिए इको का समस्या है। देखिए फिर इको आ रही है, एंड टाइम एंड पे एंड अपना इको ठीक करें, ऐसे मजा नहीं आना। जितने लोग आए हैं उनका किसी का इको नहीं था, आधा आधा पौना पौना घंटा, 30 35 मिनट बात हुई है ना अनम भाई, आपका इको है, कैसे बात होगी? क्योंकि हमें तो चटपट चटपट प्रश्न और उत्तर चाहिए। आप अब कल हमें सुबह पनवेल निकलना होगा और आप अभी बैठे होंगे बनारस में। हाँ तो हम क्या करेंगे? जी अनम भाई, आप जरा माइक ठीक कर लीजिए भाई, आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अनम जी, आप अपना माइक ठीक कीजिएगा श्रीमन, उसके बाद आपसे तसल्ली से बात होगी लंबी, ठीक है? देखिए, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसमें, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि माइक सही हो जाए, लेकिन माइक सही नहीं हो पाता। हमने डिबेट एक दो बार किया है और लोगों से, तो चीजें सही रही, लेकिन उन्होंने इतना ही किया कि पहले उन्होंने बोल दिया, और जो प्रश्न किया उसका मैंने समुचित जितना मैं समझ सकता हूँ उतना मैंने जवाब दिया। और देखिए, सनातन पर सवाल उनसे ना करिए जिन्हें सनातन का ज्ञान ना हो। मैंने बोलना था, इधर मैंने बोलना था, और अगर आपका माइक इको ना करता तो आप म्यूट भी ना करते, तसल्ली से बात होती। कि आपको अपने प्रश्नों का सुन लीजिए, आपको अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। मैंने बात करने लगा, आपने तो कहा था म्यूट कर लेंगे, आप वो भी नहीं कर पा रहे। आपने कहा मैं दूसरी जगह के ऊपर जाकर डिबेट कर चुका हूं, वहां मसला नहीं हुआ। अनम जी, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट पे गए हैं? बोलिएगा हाँ या ना में। मैं भारत देश के उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। इंडिया से ताल्लुक रखने का क्या सवाल है? इंडिया हमारी मातृभूमि है। मैंने पूछा क्या है? ये है टीटो पाटी, जिससे मुझे चढ़ती है चिड़। पाजा थो खोती दे पुत्रा, नजर ना आई मैनू 1.5 क्षण। फिर मुझे कहते हैं चिड़ क्यों चढ़ती है? उससे पूछा है किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है? मेरी मातृभूमि है, पर इसका प्रश्न क्या है? मैं यूपी से हूं। पाजा थो खोती दे पुत्रा, मैनू नजर ना आई, उल्लू दे पट्ठे 1.5 क्षण। जो पूछा है उसका उत्तर दो। माइक तुम्हारा चलता नहीं, 1.5 क्षण बनते हैं। वाह भाई वाह, पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। चांटा खा निकल जाता हूं। और सीधा सवाल पूछा है, इंडिया से हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है कि नहीं खाया? जवाब होना चाहिए था जी भाई खाया है, ताकि मैं अगली बात करता। माइक तुम्हारा चल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश से हूं, फलाना हूं, ब्राह्मण खानदान से हूं। बंदा पूछे मैं थोड़ा रिश्ता लेना है न्योगास से, मैनू डिटेल पे दसना है। मैंने इससे पूछना था, अब सुन लो जरा।
मैंने इससे ये किसने कहा ना जी, मैं और भी चैनल्स पर जाता हूं, वहां भी डिबेट होती है, तो जनाब वहां तो मसला नहीं होता। तो मैंने आपसे ये चीज पूछनी थी कि आप इंडिया में रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं? आपका जवाब होना चाहिए था जी खाता हूं। मैंने पूछना था बिल पहले लेते हैं या बाद में? आपने कहना था जी बिल बाद में लेते हैं, खाना खाने के बाद। मैं कहता हूं बिल वो एक कॉपी के अंदर रिसिप्ट लेकर आते हैं, मैं अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल देता हूं, या कैश हो तो पास दे देता हूं और चला जाता हूं। मैंने कहना था वेरी गुड। उसके बाद मैंने कहना था कभी मैकडोनल्ड में भी खाया है, KFC वगैरह में या पिज्जा हट में? आपने कहा था जी वेज पिज्जा भी खाया है और वेज बर्गर भी खाया है, क्योंकि आपके नसीब में तो वेज ही है। तो जब मैंने कहना था अच्छा वहां बिल बाद में देते हैं या पहले, तो आपने कहना था नहीं जी लाइन में लग के ऑर्डर देना पड़ता है, पहले बिल लेते हैं, चाहे ड्राइव थ्रू में जाओ चाहे काउंटर के ऊपर ऑर्डर देने जाओ, तो पहले वो रिसिप्ट देते हैं बिल की, बाद में खाने का इंतजार करके उठाना पड़ता है। ये था उसका उत्तर। तो वहां मैंने कहना था कि हर चैनल का या हर डिबेट के तरीके का अपनी पॉलिसी होती है। किसी रेस्टोरेंट में बिल बाद में आता है, किसी रेस्टोरेंट में बिल पहले देना पड़ता है। इसी तरह आवाज़े हक है। वहां अगर आपको मौका दिया जाता है कि पहले आप चर चर कर लें, उसके बाद आप माइक म्यूट करें, फिर वो बात करें, वो आपका आदर इज्जत करते हैं, जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। भाई मेरे यहाँ रैपिड, ये T20 है, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलता, मैं T20 खेलता हूं। अब T20 के अंदर आप मुझे कहें पहले मुझे खुजाने दो, मुझे टोपी सीधी करने दो, मेरा पैड हिल गया है, मेरा बल्ला छूट रहा है, मुझे पानी पिला दो, मुझे अनुष्का याद आ रही है विराट कोहली की तरह, टंडोलकर वाली मुझे फुदकनी मारने दो, तो भाई T20 में ये टीटो पार्टी नहीं होती। T20 में चटपट पटक बम्बड़ बम्बड़ बोबो, चलो अगले चौंक च, ये है T20। अब यहां 4:45 घंटे होने को हैं और ये कह रहे हैं हमारी राम कथा सुनो। वेले बैठे हैं थे, तो राम कथा सुनिए, बोंगियों पर बोंगियां ठा बोंगियां। तो अब मकसद ये कहने का है माइक ठीक करे, आए। कितने सनातनी भाई, विष्णु भाई को कितना टाइम दिया है जी, हमने प्रालय को कितना टाइम दिया, 2-3 ही बंदे गिन के आए हैं जो मुझे याद पड़ते हैं, और भी 1-2 बंदों को जो हमने टाइम दिया। इस तरह आपको भी टाइम देंगे प्यारे भाई, ठीक हो गया? तो फर्क समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दोस्तों एक मिनट, नहीं आज के आखिरी कॉलर थे हमारे सैम भाई। आज के मुद्दा पर आज हमने बड़ी तसल्ली से बात की है, और आज दूसरा एपिसोड था अंतिम नमाज आर्या समाज की का। सैम सलन भाई आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आर्या समाजी तो कोई आया नहीं, आपकी फेवरेट डिश नहीं आई, मगर मैं जानना चाहूंगा आपके कंक्लूसिव रिमार्क्स आज की स्ट्रीम के हवाले से, और फिर हम इसका इख्तिताम करते हैं जनाब। जी आमिर भाई, ये तो बात ऐसी है आमिर भाई कि देखिए दुनिया के सारे बड़े बड़े बॉलर्स और बैट्समैन एक जगह हो गए एक टीम में, और सब अनाड़ी एक टीम में हो गए, तो कौन खेलेगा इनसे टीम से मैच? तो यही हो गया है। यहाँ पर एक खतरनाक बॉलर है, खतरनाक बैट्समैन है, कौन आएगा खेलने? तो यही बात है इनकी, ये नहीं आ पाएंगे। उम्मीद कर रहा था मैं कोई तो आए 1.5 शाना, पर 1.5 शाना छोड़ो, छटाक भी नहीं आया है, कोई फटका ही नहीं। तो इनका खौफ जो है ना साफ झलक रहा है। ये 1.5 शाने अपने आप को बोलते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना डिमका हमारे से आकर डिबेट कर लो, हम उसका उत्तर देंगे, हम इसके पुत्र है, ये कर देंगे। कोई नहीं, कोई मायका लाल फटकने का नाम नहीं लेता यहाँ पर। आपकी स्ट्रीम हो मेरी स्ट्रीम हो, बड़े बड़े बड़कियां मारते अपने अपने स्ट्रीम्स पर बैठकर। यहाँ पर दयानंद की लुंगी खुल गई है, इनको कुछ परवाह नहीं है, वही लुंगी की चादर बनाकर ओढ़कर सो जाओ तुम लोग। अब आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बैंड बज गई, दयानंद की बैंड बज गई, सत्यात प्रकाश नंगा हो गया। ये तो अभी शुरुआत है भाई, 2 स्ट्रीम है आमिर भाई की, अभी और स्ट्रीम रहेंगे, उसके बाद फिर मैं आने वाला हूँ मैदान में। तो भाई यहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर लो, अभी काम रुकने वाला नहीं है, काम अभी जोरों से चलने वाला है। जिस तेजी से तुम लोग आए ना, उस तेजी से वापस भागोगे तुम अपने अपने बिलों में। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई माइका लाल, कोई दयानंद का बच्चा, कोई इंसान का बच्चा आकर दिखाए, स्ट्रीम में घुसकर दिखाए, हमसे डिस्कशन करके दिखाए, तो मानूं मैं उनको।
तो फिर वही आप 19-20 साल के बच्चों के जैसे पुकार लेते रहना अपने अपने स्ट्रीम पर। बहुत जबरदस्त स्ट्रीम थी आमिर भाई, माशाल्लाह। ऐसे कुछ रेफरेंसेस देखने सुनने के लिए और समझने के लिए मिले ये स्ट्रीम से, जिसका कभी किसी को आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोगों को आज जो कमेंट सेशन में है, बहुत सारे लोग ये बोले कि भाई ये तो हम देखे नहीं थे, कुछ नई चीज है। और जिस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उस हिसाब से तो आर्य समाजी की बैंड बजा के रख देना चाहिए सारे मिलकर। कि भाई जब वेद ये हमें सवाल करते हैं कि भाई कुरान ऊपर है, इस्लाम ऊपर है या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, जब इनकी बारी आई तो बिलों में भाग गए। ये फंस जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। ये बड़े गौर से सुनिएगा, जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं वो भी बड़े गौर से सुनिएगा। सनातनियों को तो वो तो सुन ही लेंगे, वो तो बड़े गौर से कान लगा के मुझे सुनते हैं। इतनी खामोशी और मधुरता के साथ वो और तवज्जो के साथ तो वो अपने ईश्वर की नहीं सुनती जितने गौर से मेरी बात सुनते हैं सनातनी। तो टेंशन ना लें, वो तो सुनेंगे मेरी बात। मेरी मुखातिब जो है वो मुसलमान है, जरा गौर से सुनिएगा जो आमिर भाई अपना सैम भाई ने बात रखी है। ये है कि जो हवाला जात इन 2 एपिसोड के अंदर भी रखे हैं और आगे रखने हैं, इनको पढ़ के क्या सत्यारथ प्रकाश के ऊपर और क्या आर्य समाजियों की जमात के ऊपर और क्या इनके टेक्स्ट के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए इंडिया के अंदर? मेरा यह सवाल है। पता क्यों? मुसलमानों को सुबह शाम ये नेशनल टीवी पर कुरान की आयतें निकाल कर फलाना करते हैं। जी मुसलमान अभी मक्की दौर में हैं, ये मदनी दौर में आ जाएंगे तो काम खराब कर देंगे। कॉन्स्पिरेसी हेट स्पीच फैलाते हैं और कहते हैं कुरान को मुसलमानों पर पाबंदी लगा दो, बंद कर दो। क्यों जी? कि ये मुशरिक की मूर्ति पूजा की बात के विरोध में और निंदा करता है। तो कुरान को हेट स्पीच कह के ये बंद करने की बात करते हैं, आयतें निकलवाने की बात करते हैं। और आगे से जब मुसलमान कहते हैं कि भाई यार जो भी आयात हैं, जो भी मामला है, हम उनको मानते हैं, मगर अब चूंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ चुके हुए हैं, हम इस तरह की किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाने के हम नहीं कायल। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया की रियासत को, और हम उनको मान के चलना चाहते हैं। मुसलमान कहते हैं तो ये नहीं मानते। क्या आर्य समाजियों के शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है इन पर बैन नहीं लगना चाहिए? इन किताबों पर बैन नहीं लगना चाहिए? और अगर ये कहें कि हम नहीं मानते या हम कौन सा इस पर अमल कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, तो मुसलमानों के गले क्यों दबाते हो? मुसलमानों का गला क्यों घोटते हो? यह है मेरा सवाल। अगर कुरान के ऊपर बैन करने की बात करते हो, मुसलमानों को बैन करने की बात करते हो, तो आर्य समाज के ऊपर भी और आर्य समाज के शास्त्रों के ऊपर भी बैन होना चाहिए। इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये खुल्लम खुला कह रहे हैं कि वेद विरुद्ध कोई भी ग्रंथ होगा वो नास्तिक है, वेद निंदक है, और उसको काट डाल, फाड़ डाल, छील डाल, फूंक डाल, भस्म काट डाल, कत्ल कर डाल। ये हेट स्पीच है, इस पर बैन होना चाहिए। ये सैम भाई के पॉइंट से मैं समझा। सैम भाई आप बात मुकम्मल कर चुके? जी आमिर भाई, जी मुकम्मल। बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 700 के करीब, ऑलमोस्ट 650 के करीब लोग इस वक्त भी देख रहे हैं। और जब सैम भाई भी बात कर रहे थे 700 प्लस लोग माशाल्लाह देख रहे थे अभी तक, और मैं देख रहा हूँ 5 घंटे होने को हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को, इस जज्बे को सलामत रखे कि रात इतनी देर तक के यूपी में इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान में 2 बज रहे हैं और दुनिया में न जाने कहाँ से लोग हमें सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों के जज्बे को सलामत रखे। और जिन जिन लोगों ने शेयर किया है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे उनके काम के लिए और जिनकी मेहनत के लिए। और इसी तरीके से जो पिछले एपिसोड का पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर सेशन, वो जनाब आ चुका है और उसको मैं पब्लिक करूंगा 2 या 3 दिन के बाद, यानी मंडे को या ट्यूसडे को उसको मैं पब्लिक करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इनकी घी बंद गई थी और गालियों के सिवा कोई भी बात नहीं कर रहे थे। तो बस ये मेरी गुजारिश थी आपसे। इसी चीज के साथ दोस्तों मैं इजाजत लूंगा आपसे। बहुत बहुत मोहब्बत का शुक्रिया और बहुत बहुत आपके सुनने का भी शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी स्क्रीन पर देख लें, स्वामी दयानंद की छोटी बेटी पादिका आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब और शेयर ना किया और ईमान यूनियन के सब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना शुरू किया, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की छोटी न्योगी बेटी
राधिका आपके ऊपर छोड़ दी जाएगी। अब जवान लोंडे इसी में खुश होंगे कि चलो कोई बात नहीं, बला छोड़ी जाए मगर है तो लड़की महिला, और इंसान बनो, इंसान दीन दा काम करो, थोड़ी मेहरबानी। अपना ख्याल रखें इसी चीज़ के साथ। फी मान अल्लाह दोस्तों, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, किसी हिंदू भाई का दिल दुखाओ मैं माजरत चाहता हूँ। आर्या समाजियों को पकड़ें, उनके शास्त्रों पर बैन लगाएं, भाई माजरत चाहता है, मुझे बुरा भला मत कहें। मैंने आपको पहले बताया देवी देवताओं का अपमान और देवी देवताओं का विरोध और देवी देवताओं और अवतारों और मूर्ति पूजा की निंदा मैंने आर्या समाज से सीखी है, स्वामी दयानंद साहब से सीखी है। मुझे गाली देना ऐसे ही है जैसे स्वामी दयानंद साहब को गाली देना है, मुझे बुरा भला कहना ऐसे ही है जैसे स्वामी दयानंद साहब की लुंगी में पटाखा फोड़ना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, फी मान अल्लाह। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफ़िज़।